आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री शंकर लालवानी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंदौर, जो हमें बताएंगे इंदौर की डबल जीडीपी ब्लूप्रिंट जो 2025 में शुरू की गई थी, उस पर अभी क्या काम चल रहा है और 2030 तक इसको डबल करने के लिए क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लालवानी जी। बहुत अच्छा लगा कि आप हमें ज्वाइन करके इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। ऑल्सो एमएसएमई सेक्टर का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंदौर की डबल जीडीपी ब्लूप्रिंट के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, अभी इंदौर की क्या जीडीपी है और आगे चल के आपको किस तरह से इस विजन को, इस रोड मैप को आप आगे ले जाना पे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये थॉट आया कैसे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया था कि विकसित भारत अभियान 2047, कि जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तब ये देश विकसित होगा और इकोनॉमी हो बाकी क्षेत्रों में आगे रहेगा। तो उन्होंने एक विज़न दिया कि हम सबको इस विज़न पे काम करना है, और मुझे ध्यान है हर स्टेट को उन्होंने कहा कि आप अपना विज़न डॉक्यूमेंट बनाएं और उस पर किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। और उस समय मैंने देखा कि स्टेट में भी विज़न बनाना शुरू हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली हमको अपने सिटी का, रूरल हो अर्बन हो, अपने सिटी का एक प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे देश की जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या विकसित होता है तो सिर्फ दिल्ली नहीं होता या कैपिटल नहीं होते, पूरे देश को आगे इसमें आना पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, पूरे देश को आह्वान किया है और प्रदेश भी बना रहा है अपना रोड मैप, तो क्यों ना हम इंदौर भी अभी तैयारी से कर लें कि हम भी इंदौर की जीडीपी विकसित प्लान बनाएं। आम लोगों को ऐसा लगता है जीडीपी से हमारा कोई संबंध नहीं है, पर जीडीपी अगर किसी शहर की बढ़ती है तो पूरे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है और ये दर्शाता है कि उस शहर में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, इकोसिस्टम पूरा कैसा है। तो हमारे इंदौर की जो जीडीपी है वो पिछले 11 साल में डबल हुई है। अगर मैं बात करूँ 2014 में 60,000 करोड़ की जीडीपी थी हमारे इंदौर की, और अभी जो है वर्तमान में 25-26 में 1,25,000 करोड़ है। तो ये जो ग्रोथ रेट है इसको हम चाहते हैं कि 11 साल की बजाय 5 साल में जीडीपी डबल हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए बेसिकली, उसको लेके हमने थॉट शुरू किया। और जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ उस जीडीपी को हाँ, शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रियलिटी करने के लिए। तो वो उस एस्पेक्ट में आपका क्या कार्य रहा है जिससे ये एक रियलिटी बन पाए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बात सही है कि किसी भी शहर की जो ग्रोथ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है कनेक्टिविटी। और हमने देखा कि ये एक सर्वे किया, जब मैं पहली बार सांसद बना, अब तो दूसरी बार सांसद हूँ, जब पहली बार सांसद बना था तब हमने देखा, एक सर्वे किया था कि किसी भी शहर की जो ग्रोथ रेट है वो कैसे बढ़ती है। तो उसमें जो प्राइमरी फैक्टर जो दिखा, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो एक कनेक्टिविटी। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री डलती है या कोई भी बाहर से आता है स्टेक होल्डर, तो वो ये देखता है कि उस शहर की कनेक्टिविटी कैसी है। और उसी का परिणाम है कि हमने पहले जो 5 साल हैं वो इंदौर की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम किया। अगर मुख्यतः जो कनेक्टिविटी, अगर रोड है, एयर है, रेलवे कनेक्ट, तीनों में हमने साथ में काम किया। और रोड कनेक्टिविटी में तो हमने सबसे ज़्यादा काम किया, क्योंकि हमारा जो शहर है सेंट्रली लोकेटेड है, और सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ कभी ऐसी कोई आपदा नहीं आई है, भूकंप कहें या फ्लड कहें या कोई ऐसे क्राइसिस नहीं होते या राइट्स नहीं होते हैं। तो एक यहाँ का मौसम भी अच्छा है और सबसे अच्छा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमने कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया ताकि इंडस्ट्री यहाँ पर आए, और इन 5-6 वर्षों में हमने पूरा कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करूँ, हमने लगभग देश के हर बड़े शहर से नेशनल हाईवे से जोड़ दिया है और काम चल रहा है। अभी 2 साल में लगभग पूर्ण होने वाला है। इधर हम कांडला से शुरू करें, कांडला से लेके अहमदाबाद से लेके इंदौर तक, इंदौर से शुरू करें, इंदौर से लेके रायपुर, नागपुर, कलकत्ता तक, ये कनेक्टिविटी लगभग पूरी होने वाली है। तो ईस्ट टू वेस्ट हमारी कनेक्टिविटी हो गई। नॉर्थ से साउथ की बात करें, दिल्ली से हमारी कनेक्टिविटी, एक जो बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर है उससे हम जुड़ गए हैं। हमारे पास नेशनल हाईवे जो दिल्ली से इंदौर वो पहले से ही ऑलरेडी है। एक तीसरा वाया जयपुर भी हम नया रोड बना रहे हैं। तो दिल्ली की हमारी 3 कनेक्टिविटी हो गई। अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में हमारे बॉम्बे कनेक्ट है, लेकिन हम हैदराबाद और बेंगलोर भी काम
तेज़ी से चल रहा है। अभी हमें हैदराबाद बेंगलोर जाने में लगभग हैदराबाद जाने में 20 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आने वाले 2 साल में हम हैदराबाद 9 से 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, इतनी एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है। अभी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, जो एवरेज है, वो लगभग 14 से 15% आती है इंदौर से। जब ये कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 10% से भी कम आ जाएगी। तो आप इंदौर में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अगर लॉजिस्टिक रखता है, सामान रखता है, तो वो गुड्स रखता है, तो उस देश के अन्य शहरों में पहुंचाने में समय भी कम लगेगा, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। अगर दूसरा सेगमेंट देखें तो रेलवे। अभी तक हम रेलवे में जो थे, हम डेड एंड पे थे। वेस्टर्न रेलवे के हम डेड एंड पे थे, हमारा इंदौर और मऊ था। लेकिन अब जो रेलवे में काम हो रहा है, इंदौर से लेके देवास, देवास से लेके शाजापुर, शुजालपुर ऑलरेडी हमारे पास लाइन है, कनेक्शन है, उससे हम आगे तक जाते हैं। दूसरा इंदौर से लेके उज्जैन, उज्जैन से लेके हम नागदा से लेके बॉम्बे भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं। तीसरा इंदौर से लेके बुधनी का काम चल रहा है, और ये बुधनी से लेके जबलपुर, जबलपुर से लेके रायपुर, रायपुर से लेके कलकत्ता। चौथा हमारा काम चल रहा है इंदौर से लेके खंडवा। जो खंडवा काम हो जाएगा तो हमारा जो साउथ में जो कनेक्शन है वो बेहतर होगा। पांचवा हमारा चल रहा है इंदौर से लेके दाहोद, जो कि गुजरात में जोड़ता है। और छठा चल रहा है हमारे यहाँ इंदौर से लेके मनमाड़। तो आप कल्पना कीजिए, देश में ऐसे बहुत कम शहर हैं जहाँ अलग अलग डायरेक्शन में, 6 डायरेक्शन में आने वाले समय में ट्रेन जाएगी। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि नॉर्थ से लेकर साउथ का जो डिस्टेंस है वो हमारा लगभग 200 किलोमीटर से भी कम हो रहा है। तो अब जो ट्रेनें भोपाल और खंडवा घूम के जाती है, वो लगभग सभी ट्रेनें अब इंदौर से जाएगी। तीसरा है एयर कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी इन्हीं 5 सालों में हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई। लगभग एयरपोर्ट में फ़्लाइट डबल हुई है। पूरे देश में अगर एवरेज हम पैसेंजर की संख्या देखें तो पर ईयर 7 to 8% ग्रोथ रेट है पैसेंजर की, यात्रियों की संख्या। हमारे इंदौर की 13 से 14% है। तो लगभग यानी इंदौर इतना तेज़ी से बढ़ता हुआ है, तो लगातार फ्लाइट बढ़ रही है। हमारा टर्मिनल की कैपेसिटी पूरी हो गई, हम दूसरा एक टर्मिनल बना रहे हैं, नया एटीसी बना दिया, नया फायर स्टेशन बना दिया, एरो ब्रिज बन गया, और नया एयरपोर्ट भी बना रहे हैं हम, एसी एयरपोर्ट। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी का। उसका परिणाम ये है कि अब बड़ी कंपनियां या लॉजिस्टिक हब बना रही है। एक और जो एस्पेक्ट पहलू है, जब हम जीडीपी की बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, एंड स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस जो छोटी छोटी चीज़ों में उनका समय जाता है। तो इन बिजनेसेस के लिए आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पे आती है, और आप उसे कैसे ठीक करेंगे? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में इन वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में, वो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव जी, दोनों सरकारें मिलके काम कर रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो। मुझे याद है कि इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग ली थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बजट में वो सब बातें तो रहती हैं कि टैक्स कम करना, ज़्यादा करना, और टैक्स में रिबेट किस प्रकार से हो, ये सब तो उन्होंने पहले जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ, नेक्स्ट लेवल का जीएसटी रिफॉर्म हुआ, आईटी में 12 लाख तक छूट हुई। उन्होंने कहा था इस वाले बजट में हम कैसे रिफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा बजट आप अगर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे बेहतरी हो, और नियम कैसे, जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे उन्होंने चेंज किए। छोटे छोटे व्यापारियों को ये कभी समस्या आती थी कि उनसे कुछ गलती हो जाए तो जेल होती थी, उसको फाइन में क्या कन्वर्ट। तो ऐसे बहुत सारे कानून है जिसको बदला है, और यही उसका है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आम व्यक्ति को सरल लगे। मुझे ध्यान है जब मैं बिजनेस शुरू करने वाला तब मैं एक्सपोर्ट के लिए सोच रहा था कि मैं कुछ एक्सपोर्ट करूं। जब मुझे मालूम पड़ा कि एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने में चप्पल घिस जाती है, मिलती नहीं है, और अब आप कहिए कि आप घर बैठ के 500 रुपये में ऑनलाइन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं, कितना ईजी है। वैसे ही हमारा मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नेशनल लेवल पे टॉप पे आ रहा है। तो ये सब इशू जो है ये बताते हैं कि किस प्रकार इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, और हमने पूरा ये वर्ष तो मध्य प्रदेश ने ये इंडस्ट्री वर्ष के रूप में घोषित किया। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आई हैं, ये तभी आई हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर है। बट सर, स्मॉल बिजनेसेस चैलेंजेस भी काफ़ी फेस करते हैं डिस्पाइट ये सारी जो पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं जो उनके बेनिफिट के लिए हैं। टॉप 3 चैलेंजेस आप क्या बोलेंगे इन बिजनेसेस के लिए यहाँ पे? एक देखिए, एक जो हमारे यहाँ है वो ये हो सकता है कि उनको कभी कभी बैंक से लोन और बैंक में सब्सिडी का इशू आता है। और दूसरा ये आता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो एमएसएमई का जो प्रोडक्ट है उसको सेल मार्केट अच्छा मिलना चाहिए। तो अब ये इसको ये हमने ध्यान में रखते हुए दो विषय ये थे। तीसरा, उनको जो इकोसिस्टम चाहिए, जो इंडस्ट्री में कनेक्टिविटी हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर हो, बेहतर हो। तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे कभी हड़ताल नहीं होती, कभी राइट्स नहीं होते,
दूसरा उनको एक चैलेंज ये है कि बिजली की जो रेट है वो कम हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो वो गैस वापरते हैं उसमें वेट कम हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा उनका ये है कि उनके जो आइटम हैं वो बेहतरी तरीके से सरकार भी खरीदे। तो सरकार ने पोर्टल की व्यवस्था की है और उसमें सर्टन परसेंटेज एमएसएमई के लिए रिजर्व रखा है कि उनसे ही हम लिया करेंगे। पर हमने भी, जब भी मैं एमएसएमई की मीटिंग लेता हूँ, मैं इस सेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम उनको बोलते हैं कि ये समय अभी आ गया है क्वालिटी का। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब देश में क्वालिटी प्रोडक्ट बनना चाहिए क्योंकि हमको इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना है। और हमारी एमएसएमई बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तो पूरा हमने ये चैलेंज इस रूप में लिया है कि हमारे इंदौर और आसपास के जितने एमएसएमई के वो हैं प्रोडक्ट, वो क्वालिटी बेस हो और वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करें। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंदौर से बाहर जा रही है, चाहे टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, आईटी हो, और हमारे जो नमकीन हो जो हमारे यहाँ का फेमस है, बिल्कुल। वो भी पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल क्लस्टर्स को लेके ही है कि इंदौर की नमकीन और खाने पीने की इंडस्ट्री पूरे देश में मशहूर है। तो स्मॉल बिजनेस को बाहर एक्सपोर्ट्स करने के लिए, जो थोड़ा आप बता भी रहे थे अभी, भेजने के लिए कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और लैब जैसी सुविधाएं कब तक मिलेंगी? देखो, हमारा फूड प्रोसेसिंग लैब जो है वो इंदौर में बन गई है और यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। एक नमकीन क्लस्टर हमने बनाया है और नमकीन क्लस्टर भी फुल हो गया। अब दूसरे क्लस्टर की बात आ रही है, तो प्लास्टिक क्लस्टर की बात आ रही है, शूज क्लस्टर की बात आ रही है, और जो खिलौने उसकी क्लस्टर की बात आ रही है। यहाँ तक कि आज हमारी मीटिंग में वुमेन क्लस्टर की बात आ रही है कि यहाँ पर वुमेन के लिए एक अलग से क्लस्टर होना चाहिए। तो ये अलग अलग क्लस्टर बना रहे हैं। नमकीन क्लस्टर की बात सही है कि नमकीन क्लस्टर का एक्सपोर्ट तेज़ी से यहाँ बढ़ा है। फूड प्रोसेसिंग के मामले में इंदौर तेज़ी से बढ़ा है क्योंकि हमारे जो आलू रहता है उसकी चिप्स सबसे अच्छी बनती है और बिल्कुल। यहाँ से आलू हमारा एक्सपोर्ट भी होता है। और वन प्रोडक्ट और वन सिटी की जो बात है उसमें आलू हमारे यहाँ है। तो नमकीन और उसकी जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है, पर उसका पूरा इकोसिस्टम है। और मुझे बताते खुशी है कि इन दिनों में नमकीन का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। यानी बाहर बहुत सारी आइटम ऐसे हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सेक्टर वाइज हम बात करें जी। इंदौर में, फार्मा, ईवी, आईटी, नमकीन फूड एंड टेक्सटाइल्स, इन 5 सेक्टर्स में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा आगे ले जाएगा इंदौर को? फार्मा। और अभी तक कितना निवेश हुआ है? नहीं, फार्मा। फार्मा, ईवी, आईटी, नमकीन फूड एंड टेक्सटाइल्स। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ वो फार्मा में हुआ है और एफडीआई भी फार्मा में ज़्यादा हुआ है। और फार्मा में कोविड के समय हमारे यहाँ बहुत सारी दवाई एक्सपोर्ट हुई थी। फार्मा में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे इंदौर को है जो पीतमपुर में फैक्ट्री है। सेकंड है टेक्सटाइल और थर्ड है नमकीन। और आईटी में भी मध्य प्रदेश में सेंटर यही है आईटी का। 3 आईटी पार्क बन गए, एक आईटी पार्क और बन रहा है और आसपास भी आईटी की और इंडस्ट्री आ रही है। टीसीएस से, इन्फोसिस से, बाकी भी आ रही है। तो इन तीनों चारों सेक्टर में काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। खास करके जो नमकीन इंडस्ट्री में जो है वो 3,500 करोड़ का अभी बिजनेस हो रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल में 7,000 करोड़ तक का जाएगा। फार्मा के जो आपने बात कही, फार्मा में ये बात सही है कि हमारे फार्मा में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और 2014 में 9,500 करोड़ का बिजनेस हुआ था फार्मा का, जो कि अभी वर्तमान में 20,000 करोड़ का है। और हमारा टारगेट है कि 5 साल में 36,000 करोड़ का फार्मा का बिजनेस होने वाला है। तेज़ी से बढ़ता हुआ फार्मा का सेक्टर है। इंदौर में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इनफॉर्मल हैं अभी भी, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको अवेयर कराना और उनका बेनिफिट लेके उनको फॉर्मल में मेन स्ट्रीम में लेके आना, उसके लिए क्या काम हो रहा है? देखिए, ये मालवा चैम्बर्स भी है, अहिल्या चैम्बर्स भी है, हम उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं। और ये बस सही है कि इंदौर में छोटे जो व्यापारी कह सकते हैं, दुकानदार कह सकते हैं, वो बहुत सारे हैं। उनके रेगुलरली मीटिंग उनकी एसोसिएशन की भी होती है। अगर कोई इशू होता है तो हमको भी बताते हैं और बहुत सारे इशू उन्होंने बताए थे। मुझे ध्यान है एक बार रेडीमेड कपड़ों में जीएसटी लग गया था, तो हमने उसको हाउस में उठा था पार्लियामेंट में, और फिर वो जीएसटी काउंसिल में भी हम ले गए थे, उसमें फिर कम भी हुआ था। तो जो जो इशू व्यापारी रहते हैं वो हमको उठाते हैं। यहाँ के व्यापारी बहुत जागरूक है। कुछ भी छोटा मोटा इशू होता है तुरंत वो आ जाते हैं और तुरंत हम या तो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यापारी अवेयर है और यहाँ का व्यापार चाहे सोने चांदी का हो, कपड़े का हो, किराने का हो, सब व्यापार यहाँ से लगभग
सेंट्रल इंडिया का पूरा व्यापार यहीं से होता है। तो ये मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी है। जो हाल ही में ट्रेड डील्स हुई हैं इंडिया की दूसरे देशों के साथ एफटीए की, उसका क्या बेनिफिट होगा इकोनॉमी में इंदौर में? हमारी जो सरकार है मोदी जी की, वो देखती है देश हित पहले, कंट्री फर्स्ट, और उसी को ध्यान में रखते जितनी भी ट्रेड डील आप कहे बता रहे हैं, उसी को ध्यान में रख के ट्रेड डील की गई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब ये ट्रेड डील होती है तो हमारे यहाँ जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री हैं या व्यापारी हैं, तो उन्होंने मीटिंगें की थी और मीटिंग करके ये कहा था कि अब हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। तो हमारे यहाँ एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी चलता है जो हम सांसद सेवा संकल्प से ही चलाते हैं कि आम व्यक्ति भी अब एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, उसके लिए क्या क्या इकोसिस्टम चाहिए। समय समय पर हमारे यहाँ वर्कशॉप होती है। अब लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे बेहतर हो, ये ट्रेड डील का कैसे बेहतर आने वाले समय में। हमने लास्ट टाइम, मुझे ध्यान है कि दुबई फेयर हुआ था, वहाँ से यहाँ से हम कुछ लोगों को वहाँ ले गए थे, स्टॉल लगा था, उनको वहाँ ऑर्डर मिला था। आने वाले वर्ष में सिंगापुर में फेयर होने वाला है, हम इंदौर के लोगों को ले जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ आइटम बहुत अच्छे बनते हैं, सिर्फ मार्केटिंग की आवश्यकता है। तो अब जो ये फेयर लगते हैं उसमें हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलके ट्रेड डील किस प्रकार से बेहतर हो सकती है वो करते हैं। एक इकोसिस्टम डेवलप किया है सांसद सेवा संकल्प से। ऑल्सो मतलब हमने एक्सपोर्ट्स की काफ़ी बात की है, तो क्या कोई प्लान्स हैं डेडिकेटेड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर के एमएसएमई क्लस्टर्स के लिए जो यहाँ पे हैं? जैसे मैंने बताया ना कि हम समय समय पर वर्कशॉप करते हैं, किस प्रकार से एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाए, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं और मुझे लगता है हर 2-3 महीने में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। न्यू कमर्स जो है, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और दूसरा एक इकोसिस्टम भी है कि हमारा काउंसिल है जो फैसिलिटेट करती है कि आपको किस प्रकार से एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इंदौर में एक्सपोर्ट की बात करूँ तो पिछले 11 साल में एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ हुआ है और हमारा टारगेट है कि आने वाले समय में ये 35,000 करोड़ तक जाएगा एक्सपोर्ट। तो बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ रहा है और ये ट्रेड डील का तो फ़ायदा हम इंदौर के लोग ले ही रहे हैं। अभी हमने जिस प्रकार से देखा, ये बात सही है कि जो अभी सिचुएशन है वो सिचुएशन में थोड़े इशू आए हैं, खास करके जहाँ ईरान इराक में जो हमारा सामान जाता है, कुछ प्रोसेस फूड जाते हैं, चना, डॉलर चना जाता है या दूसरी चीज़ जाती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी लिंकेज में प्रॉब्लम आया। लेकिन सरकार लगातार संपर्क कर रही है। मुझे लगता है व्यापारी इस बात से प्रसन्न है कि हमारे प्रधानमंत्री उस देश के राष्ट्रपति जी से बात करके इसमें हल निकाल रहे हैं। इंदौर में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमई सेक्टर हैं जो अपनी, क्या वो अभी जीडीपी में आपका कितना योगदान दे रहे हैं और 2030 तक उन्हें कितना और बढ़ाना होगा? देखिए, ये इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी छोटे शॉपकीपर हैं उनका जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है। और ख़ास करके जो हमारे व्यापारी हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया, एक इंदौर एक कमर्शियल सिटी है। इस कमर्शियल सिटी में आसपास के क्षेत्रों का व्यापार यहीं से होता है, तो ये जीडीपी में प्रमुख रोल है। और दूसरा मैंने बताया कि यहाँ लॉजिस्टिक तेज़ी से बढ़ रहा है, वो भी हमारे जीडीपी में। तो लॉजिस्टिक जब बढ़ता है तो उसके लिए बाकी चीज़ों भी होती है। लॉजिस्टिक बढ़ेगा तो लोग यहाँ आएंगे ज़्यादा रहने के लिए, लोग ज़्यादा आएंगे तो उसके लिए रहने के लिए मकान चाहिए, फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। तो ये तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है और इसलिए इंदौर मेट्रोपोलिटन शहर बनने जा रहा है। और ये जीडीपी में छोटे छोटे दुकानदारों का भी प्रमुख रोल है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है, मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने 5 साल डिजिट डबल की बात कही, 5 साल के पहले ही हमारा जीडीपी डबल हो जाएगा, ऐसा जो मुझे अभी ऐसा वातावरण लग रहा है। एक जो इकोसिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हम सब मिलके जो कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है 5 साल के पहले हमारी जीडीपी डबल हो जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और ये सारा अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए। आई एम श्योर इकोनॉमी यहाँ की और ज़्यादा बढ़ेगी, विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इंदौर में, आइए इंदौर में।